नमस्कार दोस्तों। ये पेपर है भाई, किसका? सीईटी। सीईटी 12वीं लेवल वाली है, यानी कि 12वीं क्लास वाली है। ठीक है। एग्ज़ाम डेट कब है, यानी परीक्षा का नाम एवं कोड समान पात्रता परीक्षा सीईटी सीनियर सेकेंडरी स्तर 2024 चतुर्थ चरण है। यानी कि ये जो पारी है ये चौथी है। अपन छठी पारी का देख चुके हैं, पाँचवीं पारी का देख चुके हैं, अब ये चौथी पारी का है। ठीक। और आंसर की डेट नहीं दे रखी यार इसमें। यार आंसर की डेट तो देनी चाहिए थी। आंसर की डेट नहीं है भाई इसमें, है ना। आंसर की डेट नहीं है। 23/10/24 परीक्षा की दिनांक है ओनली। तो चलिए, इनको क्यों पढ़ रहे हैं? इनको इस वजह से पढ़ रहे हैं भाई, क्या है कि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, वह चाहे किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के हो और एग्ज़ाम के हो, लेकिन अगर आपके सिलेबस से है और अगर आपका जैसे कि आपका सिलेबस हिस्ट्री है या फिर पॉलिटिकल है या फिर जीके है या फिर फिजिक्स है या फिर केमिस्ट्री है, यानी कि अपने आपके सब्जेक्ट से संबंधित है और वह ओल्ड क्वेश्चन पेपर में है, तो उनको सबको हर एक फैक्ट को, तथ्य को आराम से समझते हुए, याद करते हुए चलना चाहिए। क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है वहाँ से ही तोड़ मरोड़ के क्वेश्चनों को पेपरों में दिए जाते हैं। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट है हर एक अक्षर। ठीक है ना। हल्के में मत लेना कि हाँ भाई ये चलिए सीटी का है, नहीं क्या है क्या है, नहीं नहीं भैया। क्योंकि इसके जो 2 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर हो, आरएस हो, आई बात समझ में, फर्स्ट ग्रेड हो, या फिर किसी भी स्तर की एग्ज़ाम हो राजस्थान से संबंधित, उसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से ये नहीं है कि भाई हाँ इसमें मनाही कर रखी हो, नहीं यार ये सीटी में आ चुका है। तो इस प्रकार से हाँ, बशर्ते कि भाई सेम, ज़रूरी नहीं है सेम टू सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन आए, लेकिन जो क्वेश्चन आए हैं उनमें से ही तोड़ मरोड़ के दिए जाते हैं। ठीक है ना। यानी कि अगर क्वेश्चन पेपर इस सही तरीके से ढंग से सॉल्व कर लिया जाए तो 60% आपको सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है भाई, हल्के में मत लेना ओल्ड क्वेश्चन पेपरों को, चाहे वो किसी प्रकार की, किसी भी पद की, तरह की परीक्षा हो। ठीक है ना। और आपके काम के हैं, आपके सिलेबस हैं, तो उन सबको देखिए, चाहे वो इस राज्य के हो चाहे बाहर राज्य के हो, बस इनको अच्छी तरह से देख लो। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आपकी नैया लग जाएगी, पार हो जाएगी नैया। कहने का मतलब ये है। चलते हैं तो ना, इसमें 150 क्वेश्चन है, आराम से चलेंगे मज़े से, पढ़ते हुए समझते हुए, जैसे कि अगर दोबारा क्वेश्चन आए तो नेगेटिव ना जाए। ठीक। क्योंकि अगर हर एक फैक्ट को और तथ्य को आप अगर सही तरीके से ढंग से अगर नहीं पढ़ेंगे, तो फिर क्या है कि भाई साहब नेगेटिव जाएगा क्वेश्चन, कि यार ये करूँ या फिर ये करूँ, ये करूँ या फिर ये करूँ, दिमाग की दही हो जाती है। ठीक। और अगर सही तरीके से सभी कंटेंट जो ज़रूरी है, और ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर अब इनमें जो है उनमें से ही क्वेश्चन आएंगे, शुरू से लेकर अब तक की जितनी भी भर्ती हुई है। तो ये है बात। तो सीधी सट्ट बात यह है, प्रैक्टिस हार्ड वर्क। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? मतलब जैसे कि ये अपना राजस्थान है भाई, है ना। ये राजस्थान है, कुछ इसी प्रकार से है, ज़्यादा तो बड़ा नहीं है तरीके से है। निम्न में से कौन सी पश्चिम की ओर, जब ये पश्चिम हो गया, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? माही, साबरमती। माही तो नीचे है, माही तो ये है ना पश्चिम की, तो पश्चिम में वैसे आती है माही। लेकिन ये अपन को बताना क्या है, बहने वाली सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र, यानी कि कौन सा नदी का जो जल ग्रहण क्षेत्र है वो ज़्यादा कवर करता है। अब यार पेरियार, पेरियार तो केरल में है भाई, लेकिन किसकी बात कर रहा है? निम्न में कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? ये न तो राजस्थान दिया इसने, अब ना ही इसने भारत दिया। ऑप्शन देख, पेरियार केरल में है ये, और माही ये राजस्थान की है। गजब। यानी कि इसने अपन को गुमराह कर दिया कि बता भाई ये क्या बताएगा, राजस्थान बताएगा या फिर भारत बताएगा। निम्न में कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? जब माही, पेरियार, भरतपुजा। यार चल डी करते हैं,
नहीं एक है यार इसमें, तो स्पष्ट में एक लिख रखा है भाई, गलत गया। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? माही। ठीक, माही है। माही मन चल्ला फवादे। ठीक, इसके बाद में छत्रक सेल, स्थानांतरित रेतीली टील और प्लाया भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? छत्रक सेल, स्थानांतरित रेतीली टीले और प्लाया भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? छत्रक सेल, स्थानांतरित रेतीले टीले, प्लाया भारत के निम्न में से किस क्षेत्र की विशेषता है? जब इसमें क्या करें, देख ही लेते हैं भाई, 1 मिनट। प्लाया झील की बात कर रहा है ना ये। छत्रक सेल, स्थानांतरित रेतीले टीले और प्लाया, ये तो राजस्थान है, थार का मरुस्थल, द्वीप नहीं है। ठीक है ना। प्लाया उनको बोलते हैं जैसे कि रेत के जो दोहरे हैं ना, दोहरे, जैसे कि ये रेत के दोहरे हैं, जब इनके बीच बीच में है ना, जैसे कि चारों रेत के दोहरे हैं ऊंचे ऊंचे, तो इसके जो बीच जो घेरी घाई सी होती है उसमें पानी रहता है, उसको बोलते हैं प्लाया। छत्रक सेल, स्थानांतरित रेती टीले भारत निम्न के क्षेत्र की विशेषता, ये तो वो है भारतीय मरुस्थल है, कोई दोहराया नहीं है इसमें, दो में सी। ये पहला क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी पश्चिम की और बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जलग्रहण क्षेत्र है? चल इसको लेते हैं ना, एक में माही है, माही। कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थित है? कंचनजंगा, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? कंचनजंगा, जब देखें कंचनजंगा और ये केटू, ये शायद आसपास में ही है। जब अरुणाचल हिमालय, कश्मीर हिमालय, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, जब कश्मीर कंचनजंगा, कंचनजंगा, कंचनजंगा केटू। यार एनसीईआरटी में स्पष्ट में दे रखा है, एक मैप है नौवीं की जोग्राफी की बुक में, ठीक है ना, उसमें ये मैप दे रखा है, भौगोलिक क्षेत्र, भारत की भौगोलिक पर्वत श्रेणियाँ, चोटी पर्वत वगैरह ये दे रखे हैं ना, अब उसमें दे रखा है अभी, लेकिन ये अपन को पता नहीं चल रहा है कि भाई केटू कहाँ है, कंचनजंगा कहाँ है। जब कंचनजंगा, केटू कंचनजंगा, चल मैं ये करता हूँ इसमें, है ना, 3-3-3 गलत है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय है, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय हो गया ना गलत। कंचनजंगा शिखर हिमालय, कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्न में किस क्षेत्र में स्थित है? 3 में ये है भाई, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और दोबारा ले लें। निम्न में कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है? सबसे बड़ा, चलो इसकी इंग्लिश देख जाना देखना। विच ऑफ द फॉलोइंग वेस्ट फ्लोइंग रिवर एज द लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, आएगा समझ में, लार्जेस्ट कैचमेंट एरिया, माही। ऑप्शन के हिसाब से साबरमती नहीं है, पेरियार नहीं है, पेरियार केरल में है, भरतपूजा भी नहीं है, भरतपूजा शायद है ना, बाणगंगा की सहायक नदी है शायद भरतपूजा। ठीक, जब माही है ये। छत्रक सेल, स्थानांतरित रेतीले टीले, प्लाया भारत के निम्न में किस क्षेत्र की विशेषता है? ये भारतीय मरुस्थल है। कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है? ये है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, है ना,
दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, यानी कि इधर है भाई, इधर है ना, इधर दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय ऊपर, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय। आदि से अंत तक इस वाक्य के लिए एक शब्द प्रयुक्त होता है। ये आ चुका है वैसे, दूसरी थी ना उसमें आ चुका है, इसमें आएगा आद्योपांत। ठीक, उसमें था निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए, उसमें था ये आद्योपांत। जब आदि से अंत तक 4 में आद्योपांत। फिर फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 5 बी ब्राज़ील है। ठीक, ब्राज़ील। फीफा महिला की बात है, लेकिन फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? 5 में बी ब्राज़ील। 5 में भी ब्राज़ील है। फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ब्राज़ील है ना, महिला की है, ध्यान रखना कहीं पुरुष कर दे वो देगा ऑप्शन। बताइए फीफा पुरुष विश्व कप 2027 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? ठीक, ऑप्शन में ये भी आएगा, ये सभी आएगा, तो ब्राज़ील है, लेकिन महिला की बात है। निम्नलिखित में किस भारतीय पैरालंपियन ने पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? ये तो वो है, नहीं नहीं नहीं, सुन, सबसे उपयुक्त विकल्प सुने, पुरुष की बात है ना ये। इनमें किस भारतीय पैरालंपियन ने पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? योगेश कटोरिया, मनीष नरवाल, देवेंद्र झाझड़िया, निषाद कुमार। मनीष नरवाल, यहाँ पर निषाद कुमार है। पढ़ा तो था, लेकिन यार ये याद नहीं है। 6 में सी, 6 में डी है, देवेंद्र झाझड़िया। यार ये निम्नलिखित में किस भारतीय पैरालंपिक ने पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते? देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है भाई, 6 में डी है, देवेंद्र झाझड़िया। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, राजधानी और शहर। जब निमेश किस भारतीय पैरालंपिक ने पैराना, ये तो देवेंद्र झाझड़िया है। सूची देश और राजधानी शहर, मॉरिशस और विक्टोरिया। देश और राजधानी शहर, जब मॉरिशस, ये 1 मिनट, ये देश है ना, ये राजधानी शहर है। इंडोनेशिया की जकार्ता, फिर मॉरिशस, मालदीव की माले, फिर है ना ये जकार्ता हो गया, और मॉरिशस, पोर्ट लुइस, सेशेल्स, विक्टोरिया। राजधानी शहर और देश, मालदीव। इंडोनेशिया की जकार्ता है, ये एकदम कतई सही है ना। डी में 2, तो यह का मतलब तो सी है हमें। 7 सही है भाई, 7 में सी है। 3 1 4 2, 3 1 4 2, 3 1 4 और 2। मॉरिशस, पोर्ट लुइस, सेशेल्स, विक्टोरिया। मालदीव सी मतलब 7 में सी। 3 1 4 2, 3 1 4 2, मॉरिशस, पोर्ट लुइस, सेशेल्स, विक्टोरिया, मालदीव, माले,
देख माल से माले है ना, ये तो याद था। इंडोनेशिया की, ये दोनों तो याद थी भाई। मालदीव की माले है, इंडोनेशिया की जकार्ता है। अब सेशेल्स की विक्टोरिया, सेशेल्स की विक्टोरिया, मॉरिशस की पोर्ट लुइस। मॉरिशस की पोर्ट लुइस दो बार देख ले। मॉरिशस देख, इंडोनेशिया जकार्ता, मालदीव माले, सेशेल्स सेशेल्स पोर्ट लुइस, मॉरिशस विक्टोरिया। कौन सा होया? सात, सात में सी, सात में सी। 3-1 4-2, 3-1 4 और ये 2। मॉरिशस, पोर्ट लुइस, ठीक, सेशेल्स विक्टोरिया, मालदीव माले, इंडोनेशिया जकार्ता। यार सुन मेरी बात, थम जा सुन। देख इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, याद है ये तो। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। अब मालदीव की माले है, माल से माले। दो बार देख, पहले फोटो ले लेते हैं इसका। 7 में सी, 3-1 4-2, 3-1 4-2। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस है और सेशेल्स की विक्टोरिया, मालदीव की माले, इंडोनेशिया की जकार्ता। अब ना ये इंडोनेशिया याद है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ना। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता। ये बताइए जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की है ना, ये तो याद है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मालदीव की माले है, ये भी याद है, मालदीव माले। लेकिन ये नहीं है भाई, सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया। सेशेल्स देख, सेशेल्स में आधो ले और से है, सेशेल्स विक्टोरिया। चल ठीक है, सेशेल्स विक्टोरिया। मॉरिशस, मॉरिशस से पोर्ट लुइस, मॉरिशस पोर्ट लुइस, मॉरिशस पोर्ट लुइस। रह जाएगा याद। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। मालदीव की माले, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, मालदीव की माले। सेशेल्स की विक्टोरिया, मॉरिशस की मॉरिशस 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 पोर्ट लुइस। छोड़, आंसर तो बता देता हूँ। 8 में ए है, 9 में सी है, फिर 10। आच्छादन का संधि विच्छेद है, आच्छादन का है, आच्छादन आच्छादन आच्छादन। ये तो है नहीं, हटा इसको तो ना। आच्छादन आच्छादन, जब ये भी नहीं आएगा, ठीक है। अब अच्छा प्लस धन, नहीं ये भी नहीं, ये लग रहा है यार। चल करते हैं 10 में, ये 10 10 10 10 10 अरे तेरी, जो नहीं सोचा था ना कि वो नहीं होगा, वही है। आच्छादन का संधि विच्छेद है आ प्लस छादन। यार ये आधा का सिस्टम। आच्छादन 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 आच्छादन। सही है भाई। 10 में डी। फिर 11, 11 में है, 11 में सी, 12 में डी, डी 13 में, 13 में बी, 14 में डी, 15 में बी, 15 में बी। ठीक भाई, अब चलते हैं
13 बता दिया ना, 13 में बी डॉक्टर कलाम है ना, 14 में डी, फिर 15 में बी, फिर 16 में बी, फिर 17 में सी है ना, 17 में सी। सोने के एक बिस्कुट की कीमत उसके बाहर के वर्ग के समानुपाती है। एक व्यक्ति इस सोने के बिस्कुट को 3-2-1 के अनुपात में तोड़ता है और पाता है कि उसे 4840 की हानि हो रही है। सोने के बिस्कुट की प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें, 17 में सी है भाई। फिर दादू दयाल वाज वॉन नेट है ना, दादू दयाल का जन्म हुआ ये बता देंगे। सुन दादू दयाल, दादू दयाल, दादू में 2 है ना, तो दादू दयाल है किससे, ददरेवा, ददरेवा। अब ये ददरेवा बताना है, ये कहाँ है, ददरेवा रे से नागौर होना चाहिए भाई। 18 याद कर दे यार। दादू दयाल का जन्म कहाँ हुआ, 18 में डी है भाई, अहमदाबाद में, यानी कि गुजरात। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में, अहमदाबाद में, ठीक। दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में। नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया। नीम का थाना में कांतली नदी, ये आंतरिक प्रवाह की नदी है, के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया। जब ताम्र संस्कृति का ना कांतली नदी पर, गणेश्वर होना चाहिए यार, ये गणेश्वर। गिलुंड तो राजसमंद में है ना, बागोर सैताहाड़ से, नहीं, गुन्नीस, ये होना चाहिए इसमें। गणेश्वर सीकर में है ना, और सीकर में कांतली नदी है। गिलुंड राजसमंद में है, बागौर और आहड़। चल 19 करते हैं, 19 में गणेश्वर है, गणेश्वर। नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया। गणेश्वर है, गणेश्वर। ये कहाँ है, गणेश्वर सीकर है। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है, सीकर। गिलुंड राजसमंद है और गणेश्वर सीकर। 19 में सी है। नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति को कौन सा स्थल खोजा गया, कौन सा स्थल खोजा गया। 19 में सी। देख 1 मिनट, ये पेपर है ना। निम्नलिखित कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी का सबसे बड़ा जल स्रोत क्षेत्र है। माही है ये। छत्रक शैल, स्थानांतरित रेतीले टेल और प्लाया भारत के निम्नलिखित में किस क्षेत्र की विशेषताएं हैं। ये है भारतीय मरुस्थल। कंचनजंगा शिखर हिमालय के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में स्थित है। दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय, सही है। आदि से अंत तक आद्योपांत फीफा महिला विश्व कप 2017 की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ब्राजील महिला फीफा विश्व कप 27। निम्न में किस भारतीय पैरालंपिक 2024 में 2 स्वर्ण पदक जीते। देवेंद्र झाझड़िया स्वर्ण मेडल जीते थे भाई। मॉरिशस की देखें, मालदीव की माले, इंडोनेशिया की जकार्ता, मालदीव माले, इंडोनेशिया की जकार्ता। सेशल्स विक्टोरिया, मॉरिशस पोर्ट लुइस। सी है इसमें। जब 3, बी में 1, सी में 4, डी में 2। इंडोनेशिया जकार्ता, मालदीव माले, सेशल्स ये याद नहीं हो रहा है। सेशल्स विक्टोरिया, मॉरिशस पोर्ट लुइस। फिर दादू दयाल का जन्म हुआ था अहमदाबाद में है ना, गुजरात। नीम का थाना
में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? जब ये खोजा गया है कौन सा? गणेश्वर है। 19 में सी है। नीम का तांडलम कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? पहले तो ये बताओ कांतली नदी किस प्रकार की है? आंतरिक प्रवाह की कहाँ बहती है ये? सीकर। नीम का थाना में कांतली नदी के स्रोत पर ताम्र संस्कृति का कौन सा स्थल खोजा गया? गणेश्वर। गिलोंड राज संबंध में है आहड़। आहड़ कहाँ है यार? और बागौर। बागौर को उत्खनन करता था BN मिश्र है शायद। निम्नलिखित में कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की? निम्नलिखित में कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की? ये एनसीईआरटी में है, इसका तो एकदम एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन है, लेकिन याद नहीं आ रहा है। निम्नलिखित में से कंबोज के है ना, कंबोडिया बड़ा है। कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की? ये यशोवर्मन आएगा ये, देखते हैं पहले। 20 यशोवर्मन नहीं, वो तो सही है, लेकिन क्या है कि इसमें और भी थे राजा और उन्होंने भी किया था, लेकिन ये जो मैं नहीं दिया था इसने, जो इम्पोर्टेंट है वो कंबोजिया। बोरोबुदूर के मंदिर कहाँ है? वो आ रहा है। निम्नलिखित में कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की? यशोवर्मन। निम्न कंबोज के किस राजा ने कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना की? यशोवर्मन है। ठीक, यशोवर्मन। यशोवर्मन कहाँ का राजा था? कंबोज है ना, कंबोडिया। कुल 326 अनुच्छेदों के 4 ग्रंथों की रचना। राजस्थान का मेनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? ये वो है कौन सा? सुन 1 मिनट। श्री नाकोड़ा जी मंदिर, किराड़ू का मंदिर, रामगढ़ भंडदेवरा का मंदिर। यार देख, किराड़ू मंदिर तो बाड़मेर में, ये पता है अपन को ना। और श्री नाकोड़ा जी मंदिर मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, मिनी खजुराहो, खजुराहो। तो फिर मैं इसमें किराड़ू ही कर रहा हूँ। किसी यार ये रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर है ना। 21 में। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर। 21 में है रामगढ़ का भंडदेवरा मंदिर। राजस्थान का मिनी खजुराहो किस मंदिर को कहा जाता है? मिनी। ये बता, रानी भटियाणी का मंदिर कहाँ है? ये रानी भटियाणी का मंदिर शायद हनुमानगढ़ है। नाकोड़ा, किराड़ू तो बाड़मेर है ना, तो नाकोड़ा ये शायद नाकोड़ा माउंट आबू। नाकोड़ा ये पता होना चाहिए कि भाई किराड़ू मंदिर कहाँ है, रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर कहाँ है, रानी भटियाणी मंदिर कहाँ है, श्री नाकोड़ा जी मंदिर कहाँ है। जैन धर्म से है आने को तो किराड़ू तो बाड़मेर में, ये तो पता है। किराड़ू ड़ से बाड़मेर। श्री नाकोड़ा जी मंदिर, नाकोड़ा जी मंदिर हटाना है। रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर ये कहाँ है? भंडदेवरा 12 में तो नहीं है। रामगढ़ भंडदेवरा है ना। रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। रानी भटियाणी ये शायद हनुमानगढ़ दिखे शायद। ये 21 क्लियर नहीं है ना। 21 में ये है रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर, मिनी खजुराहो रामगढ़ भंडदेवरा मंदिर। कामड़िया पंथ की स्थापना किसने की थी? ये तो वो है ना, कामड़िया रामदेव जी। देख, परबतसर तेजा जी, मल्लीनाथ जी, तल्लीनाथ जी, हड़बू जी, शायद 4 हाथों वाले देवता हड़बू जी है। और
कामड़े पंथ की स्थापना। चल 22, ये रामदेव जी है भाई। कामड़े पंथ की स्थापना किसने की? रामदेव जी। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बता। खूंड या फिर नहीं, देख सीधी सट बात तो ये आता नहीं है अपन पे, लेकिन ये गोटा की बात कर रहा है तो खंडेला सीकर में, लेकिन ये गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। वाह यार, ये है ना तीनों, ये तीनों बढ़िया लग रहे हैं सब। पिपराली, नछेवा, खूंड। खूंड कर दें क्या इसमें? 23 में नहीं, खंडेला ये। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 23 में डी। खंडेला है भाई, खंडेला। सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? 23 में डी, खंडेला सीकर में। लेकिन पिपराली कहाँ है, किससे संबंधित है? खूंड कहाँ है, किससे संबंधित है? नचेवा कहाँ है, किससे संबंधित है और क्यों प्रसिद्ध है? नेचेवा, खूंड, नेचेवा, खूंड, पिपराली। 23 में ये है भाई खंडेला सीकर। वो तो पता है खंडेला सीकर में है, लेकिन ये बिल्कुल नहीं पता था कि सीकर का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, खंडेला। और होने को तो ये भी प्रसिद्ध है किसी न किसी से, पिपराली, खूंड, नेचवा। राजस्थान के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? जब किस क्षेत्र को गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है? गुड़गांव तो इधर है ना, दिल्ली हरियाणा, तो भरतपुर तो आएगा नहीं इसमें। भरतपुर ही करते हैं इसमें ना, कोटा तो आएगा नहीं। गुड़गांव नहर परियोजना, गुड़गांव इधर ही है, हरियाणा दिल्ली, तो भरतपुर नज़दीक पड़ेगा। कोटा है, कोटा, कोटा। देख ये अपना राजस्थान बढ़िया बनाया यार, शानदार। अब गुड़गांव, गुड़गांव नहर परियोजना से सिंचाई का लाभ होता है। जयपुर इधर है ना, जोधपुर इधर है, भरतपुर इधर है, भरतपुर, कोटा यहाँ है। अब गुड़गांव नहर परियोजना की बात है ना, तो गुड़गांव, गुड़गांव किधर है? दिल्ली, बम्बई। बहुत दिल्ली, दिल्ली जब नज़दीक किसके पड़ेगा? यहाँ पड़ेगा दिल्ली। अगर दिल्ली यहाँ है तो इसके नज़दीक भरतपुर है। जयपुर तो काफ़ी दूर हो गया, जोधपुर भी काफ़ी दूर हो गया। यहाँ तो ये भरतपुर है ना, और यहाँ पर ये कोटा है। गुड़गांव नहीं, भरतपुर होना चाहिए यार इसमें। चॉइस 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 सही है, भरतपुर, भरतपुर, भरतपुर। फिर डिग्गी निर्माण क्या है? नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान। नहर कमान क्षेत्रों में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान। 25 में सी सही है। अपना तो कुछ और ही करके आते भाई। फिर 26 में राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम कौन सा है? जब ये है राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। 26 में भी है, 26 में भी है। राजस्थान का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? सार्वजनिक, सार्वजनिक मतलब विच इज द ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ राजस्थान, है ना, पब्लिक सेक्टर। पता को नहीं भाई, 26 में भी है।
26 में बी, राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। राजस्थान सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है? राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, राजस्थान ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड। होने को तो ये है लेकिन ये अलग अलग से हैं, अपन को सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र का बताना है। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड। डिग्गी निर्माण क्या है? 25 में सी, नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाव करने का अभियान। फिर भारत के संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट, समाजवादी और सेकुलर धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े? 42वां। 42 27 सही है भाई, है ना। यानी कि सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, है ना, 42वां संशोधन। संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई? अगेन क्वेश्चन, अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई? अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाल स्वामी अय्यर। ये तो नहीं आएगा यार। अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट की बात है। ड्राफ्टिंग कमेटियाँ, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। 28 डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भाई, है ना। अंतिम 28 में संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? 28 में सी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत के संविधान की प्रस्तावना शब्द समाजवादी और, है ना, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष। ये है 44वां, नहीं 42वां संशोधन है ना, 27 में 42वां। और राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड 26 में। फिर डिग्गी, नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान। नहर कमान क्षेत्र में फसलों और कृषि गतिविधियों के लिए अधिशेष जल बहाल करने का अभियान। राजस्थान स्टेट गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड सार्वजनिक है, पब्लिक सेक्टर। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सोशलिस्ट, समाजवादी, सेकुलर, धर्मनिरपेक्ष, है ना, 42वां संशोधन। और संविधान की अंतिम रूपरेखा ड्राफ्ट किसके द्वारा दी गई थी? एनसीईआरटी से है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। 44 में संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा निम्न कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था? ये तो संपत्ति का है, 29 है ना, सही है। 44वां संशोधन कब हुआ था? ये हुआ था 78, है ना। 4 + 4 जब 8 तो 8 ये आ गया जब 1978, ठीक 1978। 8 में 4 जोड़ दिया ना, 8, जब ये होगा 44वां, है ना। 1978 44वां के द्वारा निम्न कौन से मौलिक अधिकार को सूची से हटा दिया गया था? जब ये बताइए, संपत्ति का अधिकार संबंधित है, कौन से संशोधन अधिनियम, है ना, से हटाया गया था? 44। यहाँ पर 44वां संशोधन कब हुआ था? 1978 44। एक तो करेला, दूजा नीम चढ़ा। इसमें आएगा बुरे को बुरे का साथ मिलना, यही है 30 में। फिर 31 में बी है 4 1 3 2 4 1 3 2, जिसके समान दूसरा नहीं, है ना, अद्वितीय, जिसका कोई शत्रु नहीं, अजात शत्रु, जो बहुत बोलता है, वाचाल, जो किए गए उपकारों को मानता है, ये कृतज्ञ। कृतज्ञ का क्या आएगा? जो किए गए उपकारों को नहीं मानता ना, कृतज्ञ। जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। देख, जिसके समान दूसरा नहीं है, अद्वितीय, जिसका कोई शत्रु नहीं है, अजात शत्रु, जो बहुत बोलता है, वाचाल, जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। निम्नलिखित में से पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है? विचारों में ये तो नहीं आएगा, है ना। विचारों में व्यंग्यात्मकता, ये भी नहीं आएगा।
विचारों में क्रमबद्धता, 32 32 32 सही है, विचारों में क्रमबद्धता। एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में परिवर्तन, आने वाले स्पेशल इम्पैक्ट को क्या कहते हैं? 33 में ए है स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इम्पैक्ट को क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन। शॉर्टकट की एक्सेल में चयन कॉलम को छुपाती है। शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छुपाती है। 34 में डी है CTRL + 0 है ना, CTRL + 0। शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छुपाती है। शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छुपाती है। CTRL + 0 है भाई। 34 में डी। कंप्यूटर है शॉर्टकट की एक्सेल में चयनित कॉलम को छुपाती है। CTRL + 0। फिर निम्न में कौन सा कथन विभिन्न प्रकार के MS वर्ड अलाइनमेंट के बारे में सत्य नहीं है? जब MS नहीं आता ना, 35 में डी है, इसको हटा देते हैं। वहाँ अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें बाईं ओर पंक्तिबद्ध होगी। मध्य अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें मध्य केंद्र में पंक्तिबद्ध होगी। दाया अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें दाहिनी ओर पंक्तिबद्ध होगी। मतलब वाया अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें बाईं ओर पंक्तिबद्ध होगी, ठीक है। मध्य अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें मध्य केंद्र में पंक्तिबद्ध होगी। दाया अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें दाईं ओर पंक्तिबद्ध होगी। 35 में डी। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? 36 में डी है। भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? प्रायद्वीपीय पठार, हिमालय की गिरिपथ, पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान, उत्तर पूर्वी प्राच्यों। प्रायद्वीपीय पठार। दोबारा देख, भारत के निम्न में किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं? आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं। आर्द्र पर्णपाती वन है ना, नहीं। यहाँ जब प्रायद्वीपीय पठार सही है, जबकि हिमालय की गिरिपथ, पश्चिमी घाटों, जैसे कि ये अपना प्यारा भारत है, जब पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढलान, उत्तर पूर्वी राज्यों, उत्तर और पूर्वी राज्यों, उत्तर पूर्वी राज्यों है, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान है, हिमालय की गिरिपथ है। गिरिपथ मतलब ये नहीं है भाई प्रायद्वीपीय पठार, ये आर्द्र नहीं मिलते हैं यहाँ। आर्द्र हटा दे, पर्णपाती मिल जाएगा। 36 में टी है। फिर निम्न में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? जब निम्न किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? जब आम्रपाली यार सुना है ना, प्राचीनतम संग्रहालय अलबर्ट हॉल नहीं, ये तो बाद की बात है यार। चल आहड़ करते हैं इसमें 37 यही है, अल्बर्ट हॉल ही है। निम्न में से किसे राजस्थान के प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है? ज़्यादा दिमाग लगा दिए इसमें, एक्स्ट्रा ओवर दिमाग। प्राचीनतम संग्रहालय के रूप में जाना जाता है अल्बर्ट हॉल है ना, अल्बर्ट हॉल। और भारत के निम्न में किस क्षेत्र में आर्द्र पर्णपाती वन नहीं पाए जाते हैं?
जब इसमें नहीं पाए जाते हैं, पर्णपाती पाए जाते हैं, आर्द्र नहीं है। हिमालय की गिरिपथ, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान, उत्तर पूर्वी राज्यों। और ये सब सही है, सिर्फ ये जो है ना, कौन सा 35 में ये नहीं है भाई। वाया अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइन बाई और पंक्तिबद्ध होगी। मध्य अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें मध्य केंद्र में पंक्तिबद्ध होगी। दाया अलाइनमेंट अनुच्छेद की सभी लाइनें दाईं ओर पंक्तिबद्ध होगी। आगे आगे आगे। अल्बर्ट हॉल। कोलारू झील भारत के निम्न किस राज्य में है? कोलारू कोलारू कोलारू, ये आंध्र प्रदेश है यार। हैं, चिल्का उड़ीसा में है ना, चिल्का उड़ीसा में है, आंध्र प्रदेश देख ले तो। कोलारू राजस्थान तो नहीं है। 38 में आंध्र प्रदेश सही है। चिल्का उड़ीसा में है ना। और कोलारू झील भारत के निम्न किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश। फिर जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें पूर्व प्रजनन व्यवस्था वाले सदस्यों की संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से कम हो। मतलब जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें पूर्व प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों की संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से, प्रावस्थाएं एक दूसरे को प्रभावित। तीन है भाई इसमें, 39 में सी। आसमान। जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें पूर्व प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों की संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से कम हो। देख रुक एक मिनट। जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें पूर्व प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्यों की संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से कम हो। पल्ले को पड़ रही है बात। जनसंख्या की उस स्थिति का चयन कीजिए जिसमें पूर्व प्रजनन प्रावस्था, चल अवस्था मान ले, पूर्व प्रजनन अवस्था वाले सदस्यों की संख्या प्रजनन वाले सदस्यों से कम हो। 39 में सी है भाई, आसमान। आसमान। निम्नलिखित में भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? पारिस्थितिकी मतलब इकोलॉजी। इकोलॉजी तो सीवी रमन तो नहीं है, आई समझ में। 40 में भी है, क्वेश्चन कहाँ सुलाया है। निम्नलिखित भारत में एनसीईआरटी से है, साइंस से शायद। निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? चल ठीक है ना, रामदेव मिश्रा है भाई, रामदेव मिश्रा। कुछ अता पता नहीं है, नहीं है पढ़ा, लेकिन ये है ना एनसीईआरटी से है शायद, साइंस से। अब साइंस की पढ़ी है नहीं है पढ़ने। निम्नलिखित में से भारत में पारिस्थितिकी के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा। निम्न से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? देख, लैक्टिक अम्ल ये दूध से मिलेगा, एसिटिक ये खट्टी चीज़ों से मिलेगा, एसिटिक तो सिट्रिक, लैक्टिक ये सही है, दूध से है ना। और सिट्रिक और एसिटिक इनमें कंफ्यूज है भाई, चल छोड़ ना। ब्यूटेरिक अम्ल। निम्न में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? 41 में ए है सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल। निम्नलिखित में क्या एक
कवक द्वारा उत्पादित होता है? सिट्रिक अम्ल। और निम्नलिखित में भारत में पारिस्थितिकी के जनक रूप में किसे जाना जाता है? रामदेव मिश्रा है। हल्के मत लेना भाई, रामदेव मिश्रा पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी। जनसंख्या की ओसी, ये तो भाई आसमान है, लेकिन समझ में नहीं आ रही है बात। पूर्व प्रजनन प्रावस्था वाले सदस्य की प्रजनन वाले सदस्य कम हो, आसमान है 39 में। और कोलेरू ये आंध्र प्रदेश है ना। उड़ीसा में चिल्का है, राजस्थान में सांबर है, तमिलनाडु में कौन सी है? फिर निम्नलिखित में राजस्थान की प्राचीनतम संग्रहालय ये अल्बर्ट हॉल है। राजस्थान की बात कर रहा था ना ये। फिर भारत के, जब अगर आर्द्र को हटा देंगे तो ये ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय की गिरिपद, शायद ये नीचे की ढलानों की बात कर रहा है, हिमालय की गिरिपद है ना, यानी पहाड़ियों के नीचे। पश्चिम घाट के पूर्वी ढलान। और यहाँ में कौन सोया में कहीं नाम है 34 में, 34 में डी है, CTRL+0। 33 में ए है, स्लाइड ट्रांजिशन। एक प्रस्तुति के दौरान एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड के परिवर्तन में आने वाले स्पेशल इम्पैक्ट को क्या कहते हैं? स्लाइड ट्रांजिशन। 33 में। निम्न में पत्र लेखन की एक अनिवार्य विशेषता है? विचारम क्रमबद्धता। आगे चलते हैं ना। फिर यही है शायद है ना, ये सिट्रिक अम्ल था इसमें। निम्न में से क्या एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? सिट्रिक अम्ल। 41। फिर 42। थैलीसीमिया से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। थैलीसीमिया से संबंधित सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। आंसर देख लेते हैं। 42 में डी है, सही बताना है ना। थैलीसीमिया रोगी को जीवित रखने के लिए बारंबार रुधिर आधान की आवश्यकता होती है। आधान मतलब थैलीसीमिया रोगी को जीवित रखने के लिए बारंबार रुधिर आधान की आवश्यकता होती है। थैलीसीमिया पेटेंट रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंट ब्लड ट्रांसफंक्शन इन ऑर्डर टू सर्वाइव। ब्लड ट्रांसफंक्शन, बारंबार रुधिर यानी रुधिर देना पड़ता है शायद, वो बात कह रहा है थैलीसीमिया के रोगी को। रुधिर आदान। राजस्थान के राज्यपाल के नामों को कालक्रमानुसार कालक्रमणिक क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे पहले है राजस्थान के राज्यपालों के नामों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। 43 में डी है भाई, ये है यानी कि फर्स्ट। 1 2 3 4। डॉक्टर संपूर्णानंद के बाद में डॉक्टर रघुकुल तिलक के बाद में श्री सुखदेव प्रसाद के बाद में डॉक्टर M चन्ना रेड्डी। ये तो नहीं आता भाई अपन पे देख। जब देखें डॉक्टर संपूर्णानंद यानी संपूर्णानंद मिल गया है। इसके बाद में श्री रघुकुल तिलक, संपूर्णानंद, रघुकुल तिलक के बाद में श्री सुखदेव प्रसाद, फिर M चन्ना रेड्डी। देख संपूर्णानंद फर्स्ट, यानी कि संपूर्णानंद मिल गया, एक तो ये हो गया। इसके बाद में है श्री रघुकुल तिलक है ना, भगवान का ही नाम है श्री रघुकुल तिलक। इसके बाद में सुखदेव मिल रहा है ना, श्री सुखदेव प्रसाद। और लास्ट में है ये 43 में डी। 1 2 फिर 3 और 4। फिर बलवंत राय मेहता समिति निम्नलिखित किस उद्देश्य से स्थापित की गई? जब ग्राम पंचायत के पर्याप्त वित्तीय संसाधनों का निवेश करने के लिए, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के सुझाव देने के लिए, उस समय ग्राम पंचायत की कार्यशैली की रिपोर्ट देने के लिए, समुदाय विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। यार 44 में डी है, समुदाय विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए।
ठीक, बलवंत राय मेहता समिति है ना। चल ये ले लेते हैं। बलवंत राय मेहता समिति निम्न किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? सामुदायिक विकास योजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए, है ना। सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्न कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है? नीति निर्देशक की बात कर रहे हैं ना ये, तो 4, है ना, 4A, 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 है ना। 4A बोल दे या फिर क्या बोल दे, ए की बात है। 45 में ये तो भाई दिमाग खेल दिया इसने तो अपने साथ में, ये नहीं है भैया। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों भाग 4। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का निम्न कौन सा भाग भारतीय संविधान से संबंधित है? कौन सा भाग? भाग 4 है, भाग 4, ये भाग 4 है। बलवंत राय मेहता समिति निम्न किस उद्देश्य से स्थापित की गई थी? सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। और ये तो याद हो गया अपन को ना, संपूर्णानंद के बाद में रघुकुल तिलक, फिर सुखदेव, फिर एम चन्ना रेड्डी। और थैलीसीमिया, ये वो है, थैलीसीमिया रोगी को जीवित रहने के लिए बारंबार रुधिर आदान की आवश्यकता होती है। आदान मतलब शायद चढ़ाना पड़ता होगा खून। निम्न से कौन सा एक कवक द्वारा उत्पादित होता है? सिट्रिक अम्ल है। और पारिस्थितिक जनक रावदेव मिश्रा है। और ये आसमा है ना भाई। इसके बाद में ये आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा में कोलबो है वो चिल्का, राजस्थान में सांवर है, तमिलनाडु पता नहीं। निम्नलिखित किसी राजस्थान की प्राचीनतम, ये अल्बर्ट हॉल है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी का लक्षण दर्शाता है, उसका कारण बेरी रोग पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन उसे आहार व दवा में पूरक रूप में दिया जाएगा? जब विटामिन ए की कमी से होता है बेरी रोग, ये पता है अपन को ना। 46 में तेरे की सुन, एक व्यक्ति अत्यधिक कमजोरी का लक्षण दर्शाता है, उसका कारण बेरी रोग पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन उसे आहार व दवा में पूरक रूप में दिया जाएगा? 46 में भी है विटामिन बी। जब ये तो कर ले चल, बेरी है ना विटामिन बी, लेकिन बेरी अलग है। रतौंधी के लिए आएगा विटामिन ए, स्कर्वी के लिए आएगा विटामिन सी, विटामिन डी सूर्य के प्रकाश, है ना, आयोडीन की कमी विटामिन डी। जब विटामिन बी बेरी रोग पाया जाता है। निम्न में से कौन सा विटामिन उसे आहार व दवा में पूर्ण रूप में दिया जाएगा? विटामिन बी। 46 में सही है विटामिन बी। देख बेरी है ना, बेरी बे है ना, तो ये भी बे है, बी विटामिन बी। और विटामिन ए रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी। 47 निम्न किस रुधिर समूह के लाल रक्त कोशिकाओं में ए तथा बी दोनों प्रतिजन यानी एंटीजन पाए जाते हैं? तो ये तो ए भी होना चाहिए। 47 सही है ना, ए और बी। और ये जो ए और बी वाला ग्रुप है ना, ये सबसे लेता है, ठीक है ना। किसी भी ब्लड ग्रुप वाला हो, सबका खून ले लेता है। और ये जो ओ वाला है, ये सबको देता है, चल ले लो, सब ले लो, ठीक। तुम भी क्या याद रखोगे, ओ है ये। और ए भी सबसे लेता है, यानी कि लेने वाला, ओ देने वाला, ठीक। ए भी। एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है, प्रतिरक्षी मतलब ए पर्सन विच ए ब्लड एंटीबॉडी वी कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम द ब्लड ग्रुप। जब 48 में ए है, केवल ए या ओ, केवल ए या ओ।
किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? केवल ए या ओ? एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण करता है? सर पे ये बी की बात कर रहा है। एक व्यक्ति जिसके रक्त में बी प्रतिरक्षी है किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? 48 में ए है, ए या ओ? ठीक, ए या ओ ही करेगा भाई, बी वाड़ा। और ए बी वाड़ा तो सबको ले लेता है ना, लेकिन बी वाड़ा ए या ओ प्रतिरक्षी किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? यानी कि ये कहने का मतलब है बी प्रतिरक्षी है, किन रुधिर समूह को ग्रहण करता है? ए और ओ। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ? वैल्यू एडेड टैक्स मतलब राजस्थान वैल्यू एडेड टैक्स वाज ए पास इन विच ईयर? 49 में ए है, 2003। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ? राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स 49 में ए है, 2003। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? धीरूभाई अंबानी सौर पार्क तेरी हैं यार, क्वेश्चन एनसीईआरटी से है शायद। एनसीईआरटी तो पढ़ रखी है लेकिन साइंस से है शायद ये, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह से होगा। 50 में भी है, धूरसर। ठीक, धूरसर। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? ये बताइए, धीरूभाई अंबानी ये क्या है? सौर पार्क है, कहाँ है? धूरसर। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क, देखें धूरसर है ना, धूरसर। धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? धूरसर। और राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ? 49 में 3 है, 49 में 3 है। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ? 49 में 3 है। राजस्थान मूल्य संवर्धित कर अधिनियम वैल्यू एडेड टैक्स किस वर्ष पारित हुआ? 2003। और धीरूभाई अंबानी सौर पार्क कहाँ पर स्थित है? धूरसर है ना, 2003। ये ए बी ए और ओ है, ये बी प्रतिरक्षी किन रुधिर समूह को ग्रहण कर सकता है? ए और ओ, 48 में। फिर निम्न कैसे रुधिर समूह की लाल रक्त कणिकाएं, ये तो ए बी है, ये दोनों पाए जाते हैं। ये भैया गलत हो गया अपना, विटामिन बी है ये, वैसे वह है ना, ये वे आएगा, ठीक है ना, बी आएगा, वेरी इसका तो खेल खत्म है। विटामिन ई रतौंधी, विटामिन सी स्कर्वी। फिर विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग है गलघंट रोग, इस प्रकार का है ना, थायराइड की कमी से होता है यार वो तो। विटामिन डी का वो आता था पहले विविध भारती में कि नमक से मिलता है, ठीक है ना, विटामिन डी और नमक से मिलता है और सूर्य के प्रकाश से मिलता है। राजस्थान के नीति निर्देशक सिद्धांतों भाग 4 है, क्या नहीं है ना, नीति निर्देशक सिद्धांतों सामुदायिक विकास परियोजनाओं को बेहतर दक्षता से लागू करने के सुझाव देने के लिए। फिर ये तो याद है, तो चलिए है ना, थैलीसीमिया संबंधी सबसे उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। 42 में डी, थैलीसीमिया रोगी को जीवित रहने के लिए बारंबार रुधिर आदान की आवश्यकता होती है ना। 50 तक पढ़ लेते हैं, पढ़ लिए 50 तक। अब इसके बाद में आगे से और दूसरा वीडियो में पढ़ेंगे हैं। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।